नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। आज तीनों इश्यूज हिंदू के हैं। सबसे पहला आर्टिकल जुडिशरी में करप्शन से संबंधित है, दूसरा आर्टिकल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में क्राइसिस से संबंधित है और तीसरा आर्टिकल गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस में ये बात कितनी सही कितनी गलत। कोट जो है आज का पहले आर्टिकल में आएगा एरिस्टोटल का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशरी में मौजूद करप्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में ना एरिस्टोटल के एक कोट का जिक्र किया जाता है। एरिस्टोटल ने कहा था, अगर देखो सोसाइटी में जस्टिस होता है ना तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहती है। जस्टिस का होना मतलब अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसे न्याय मिले, लोगों को भरोसा हो कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, गलत होगा तो हमें न्याय दिलवाने के लिए संस्थाएं हैं जो ठीक ढंग से काम करती हैं, तब तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहती है। अगर लोगों को यही नहीं भरोसा है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो फिर हमें जस्टिस मिलेगा, तो फिर लोग ना अपनी अपनी करना स्टार्ट कर देते हैं, वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। आप इतिहास उठा के देखिए, जितनी भी क्रांतियां आई ना, जितना भी सिविल वार स्टार्ट हुआ, जो भी हुआ, उसके पीछे एक चीज रिस्पॉन्सिबल थी, जस्टिस का ना होना, या फिर यूं कहें लोगों को कम से कम ये लगना कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, जस्टिस की जो डेफिनेशन है ना हमेशा कॉन्टेस्टेड रह सकती है, लेकिन लोगों में अगर ये भावना आती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो फिर वो अनरेस्ट को उतारू हो जाते हैं, समाज में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये कोट है, आप यूज कर सकते हो। तो हमारे देश में जुडिशरी में करप्शन किस प्रकार से होता है? एक तो देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है जुडिशरी में। जुडिशरी जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के आगे घुटने टेक देती है। यानी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो आरोप लगाते हैं कि जुडिशरी जो है आजकल सरकार के पक्ष में फैसले ज़्यादा देने लगी है, कैरेट के चक्कर में। कैरेट मतलब सरकार बहुत सारी गाजर देती है, गाजर जैसे कि अच्छी हाई कोर्ट में पोस्टिंग, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन। वैसे तो देखो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब कोलिजियम सिस्टम तय करता है, लेकिन फिर भी सरकार का इन्फ्लुएंस रहता है इनडायरेक्टली। या फिर रिटायर होने के बाद भी जजेस को अच्छी अच्छी पोस्ट दे दी जाती हैं, कई बार ये भी सरकार के हाथ में होता है। तो इन चक्रों में जजेस जो हैं बहुत बार सरकार के सामने घुटने टेकते हुए सरकार के पक्ष में फैसला दे देते हैं। दूसरा, आम जनता से जो रिश्वत मांगी जाती है, जैसे आपका केस है, आपसे रिश्वत मांगी जा सकती है। किस किस लिए? देखो, सीधा सीधा तो आपको यह समझ में आता है कि आपके पक्ष में फैसला देने के लिए रिश्वत मांगी जा सकती है, लेकिन इवन जल्दी सुनवाई के लिए, केस को डिले करने के लिए, इस प्रकार के अनेकों रीजंस हैं जिसकी वजह से जुडिशरी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे रिश्वत की डिमांड कर सकती है। और देखो, जब हमने जस्टिस की बात की ना, जस्टिस 2 प्रकार का होता है, एक सब्सटेंटिव जस्टिस, दूसरा प्रोसीजरल जस्टिस। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो, कोई कानून आया, जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए जो राइटर देते हैं, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या ये मोरली जस्टिफाइड है या फिर मोरली रोंग है, ये डिसाइड करना ये है सब्सटेंटिव जस्टिस। मतलब आप मोरली डिसाइड कर रहे हो कोई इशू गलत है या फिर सही है, एसेंस आप तय कर रहे हो इशू की, समझ रहे हो। EWS है, मोरली जस्टिफाइड है या फिर मोरली रोंग है, ये तय करना, ये सब्सटेंटिव जस्टिस के अंतर्गत आता है। अब दूसरा बात करते हैं प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस मतलब ठीक ढंग से बिना रिश्वत के आपका केस का जल्दी से फैसला हो जाता है, ये सब चीजें आती हैं प्रोसीजरल जस्टिस के अंतर्गत। जैसे एग्जांपल देखिए, लाल बिहारी, इनको ना 1975 में डेड डिक्लेयर कर दिया था। आप यकीन नहीं मानोगे, 1994 में फाइनली वर्डिक्ट आया और यह साबित हो सका कि ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। 19 साल लग गए इनको ये साबित करने में कि वो जिंदा है, मरे नहीं है। तो ये प्रोसीजरल जस्टिस के अंतर्गत आता है। और बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे देखो, हमारे देश की कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग हैं। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से जस्टिस मिला तो क्या मिला, लेकिन हमारे देश में कितने केसेस पेंडिंग है, ये देखिए, आंकड़ा देखिए आप, मैं निकाल लेता हूं यहां पे। अप्रैल 2017 का ये डेटा है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का। इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 2 करोड़ 41,86,566 इतने केसेस पेंडिंग हैं।
इनमें से 9.58% केसेस जो हैं वो तो देखो ऐसे हैं जो 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और 5 से 10 साल की बीच में 16.44% यानी 39,75,717 केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जो 5 साल से 10 साल के बीच में पेंडिंग हैं। मतलब इतने साल हो चुके हैं 5 से लेकर 10 के बीच में। इतनी बैकलॉगिंग है, फिर भी देखो कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं इस बैकलॉग को खत्म करने के लिए। बातें तो बहुत की जाती है, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है, जैसे अभी भी हुई थी चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें भी बोला गया कि जो पेंडेंसी है उसको कम किया जाए। लेकिन आप बताइए कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए? नहीं लिए गए। मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, लेकिन आपने क्या कोई देखा कोई रोड मैप तैयार किया गया हो या फिर ये बड़े फैसले लिए गए पेंडेंसी को खत्म करने के लिए? नहीं। वैकेंसीज देख लीजिए, इतनी वैकेंसीज खाली रहती हैं जजेस की। डेटा पुराना है 31 दिसंबर 2015 का। उस समय देखो 4,432 वैकेंसीज खाली थी जुडिशियल ऑफिसर्स की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। ये टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ का 22% है। जब देखो इतना परसेंटेज जजेस की वैकेंसीज का खाली रहेगा तो फिर कैसे जो केसेस हैं वो जल्दी सोल्व होंगे। और थोड़ा और भी डेटा है, जैसे देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा है 2009 से लेकर 2010 के बीच में ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। उसके अनुसार 45% लोग जो जुडिशरी के टच में आए ना, उन्हें रिश्वत देनी पड़ी थी जुडिशरी को अपना काम जल्दी करवाने के लिए। फिक्स रेट है आज के समय में हर एक चीज के, जल्दी डाइवोर्स चाहिए, बेल चाहिए, दूसरे प्रोसीजर्स, हर एक चीज के ना बिल्कुल फिक्स रेट हैं। कोर्ट फीस, हर एक 2 रुपए की कोर्ट फीस के पीछे 1000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। आज के समय में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है। और देखो दिक्कतें सिर्फ इतनी नहीं है, जुडिशरी से संबंधित और बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे देखो जुडिशरी में जल्दी से जस्टिस नहीं मिलता, इस वजह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग काफ़ी होने लगी है। जैसे एनकाउंटर कर दिया विकास दुबे का, उस पर सवाल उठे। हैदराबाद में रेप का केस हुआ था, उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। वो भी एक प्रकार से कुछ एक्सपर्ट्स आरोप लगाते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। तो कोर्ट से न्याय नहीं मिलता ना जल्दी से, तो लोग ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को पसंद करने लगे हैं। इंस्टेंट जस्टिस लोग चाहते हैं आज के समय में। अकाउंटेबिलिटी जो है काफ़ी वीक हो गई है। जजेस की वर्डिक्ट दे देते हैं, लेकिन जो वर्डिक्ट लिखते हैं उसमें प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। बहुत बार जुडिशरी और पुलिस का आपस में नेक्सस देखने को मिलता है, और पुलिस जो है वो रिश्वत लेती है जुडिशरी के लिए बेल करवाने के लिए। केस इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि जज जो है आसानी से बेल दे सकें या फिर बेल को इनकार कर सकें। इसके बाद देखो एक चीज़ ये बोली जाती है जो एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। राइटर ये बोलते हैं जुडिशरी का जो रवैया है ना मुस्लिम्स के प्रति वो बायस्ड रहता है। अब ये चीज़ आंसर्स में लिखेंगे तो इम्प्रेशन काफ़ी रिस्की है एग्जामिनर का, इसलिए एग्ज़ाम में आप अवॉइड कर सकते हो। अब इसके बाद ना कुछ और एग्जांपल्स दिए जाते हैं आर्टिकल के बीच में, जैसे इवन हाई कोर्ट के जजेस तक रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, एलिगेशंस लगे हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इसमें सीनियर सिविल जज हैं रचना तिवारी लखनपाल। इनको सितंबर 2016 में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था एक कंप्लेनेंट के फेवर में फैसला देने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित। अब आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल देखो इंडियन यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल क्राइसिस से संबंधित है। राइटर शुरुआत में ना ये बोलते हैं कि आज के समय में इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना काफ़ी तरह के क्राइसिस से जूझ रही हैं। जैसे टोटल जितना सरकार खर्चा करती है ना उसमें से सिर्फ 1.3 से लेके 1.5% जो है वो हायर एजुकेशन पे खर्च करती है। मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सीट्स तो इंक्रीज कर दी हैं 25%, लेकिन फंड्स इंक्रीज नहीं कर रही है सरकार। अब देखो 25% ज़्यादा स्टूडेंट्स जब आएंगे तो उनके लिए एक्स्ट्रा एलोकेशन तो होना चाहिए ना। उनको पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टीचर्स की आवश्यकता है, रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसों की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सरकार बल्कि एलोकेशन जो है वो श्रिंक कर रही है। सेंट्रल लेवल पे स्टूडेंट फाइनेंशियल एड 2022-23 में कितनी थी? 2078 करोड़, और जबकि पिछले साल 2021-22 में कितनी? 2482 करोड़। और
रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए जो एलोकेशन है वो भी पिछले साल की अपेक्षाकृत 8% कम। यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो चुकी है। क्लासरूम आज के समय में आप इंडिया की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में देखोगे ना, ओवर क्राउडेड मिलेंगे। वेंटिलेशन काफ़ी पुअर देखने को मिलेगा। सैनिटेशन संबंधित समस्याएं हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन अच्छी नहीं होती या फिर काफ़ी कम बच्चों को हॉस्टल मिलता है। एक एजेंसी बनाई गई थी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फाइनेंसिंग के लिए, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। इस एजेंसी का काम देखो ये था, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन ले सकें, इसके लिए ये फंडिंग प्रोवाइड करती थी। बट देखो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इस एजेंसी ने 2000 करोड़ रुपए दिए और 21-22 में कितने, सिर्फ 1 करोड़। तो यूनिवर्सिटीज को ना मजबूर होना पड़ रहा है दूसरे ऑप्शंस खंगालने के लिए, क्योंकि वो अपना काम नहीं चला पा रहे हैं। सैलरी बहुत डिले हो रही है टीचर्स की। जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया जाता है, 100 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है मद्रास यूनिवर्सिटी, और इस वजह से उन्होंने ना 88 करोड़ का ग्रांट लेनी पड़ी स्टेट गवर्नमेंट से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर फाइनेंशियल डेफिसिट है, यानी फिजिकल डेफिसिट है। एग्जाम्पल दिया जाता है दीनदयाल कॉलेज का, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। 2021 में ना इन्हें रिक्वायरमेंट थी 42 करोड़ की, एलोकेट हुए सिर्फ 28 करोड़। तो ऐसी सिचुएशन में कई महीनों तक या फिर हफ्तों तक जो स्टाफ है उनकी सैलरीज नहीं जाती। एग्जाम्पल दिया जाता है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटीज़। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे प्रॉपर डेटा है कि स्टाफ की सैलरीज काफ़ी लेट से गई। जब देखो सैलरीज ही नहीं दे पा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो उनकी बहुत कम हो जाती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब जैसे कोई सब्सक्रिप्शन लेना है किसी जर्नल का या फिर कोई डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तो इंपॉर्टेंट जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन तो बहुत मुश्किल से ये ले पाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को देखो अपना कामकाज चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए सरकार को ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ को भी ना दूसरे ऑप्शंस खंगालने चाहिए अपना काम चलाने के लिए। जैसे स्टार्टअप्स से मिलने वाली रॉयल्टीज़ या फिर एडवर्टाइजमेंट से वो पैसा कमा सकती हैं। इसके बाद रिसर्च ग्रांट की बात की जाती है। यूजीसी ने माइनर एंड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम के लिए 2016-17 में ग्रांट दी थी 42.7 करोड़, लेकिन 2020-21 में कितनी, सिर्फ 38 लैक्स। हमारे देश में वैसे तो 1040 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.7% ही पीएचडी प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, फंडिंग बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे वो पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करेंगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, लेकिन अभी तक ये फाउंडेशन बनी नहीं है, और बनेगी तब भी सरकार लिमिटेड बजट ही प्रोवाइड करेगी इस फाउंडेशन को। ये डर है एक्सपर्ट्स को, खास करके जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनको। उनका देखो ये मानना है एनआरएफ ये जो संस्था बनेगी ना यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, ये ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं उनको ही मर्ज कर दे। ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, तो ये फाउंडेशन एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करे, एक्स्ट्रा फंडिंग दे। चलो ये तो फंडिंग पे हमने डिटेल से डिस्कशन किया। इसके अलावा भी पेपर्स लीक हो जाते हैं। कल बिहार पीसीएस का पेपर लीक हो गया। देखो ऐसे मेल आए, आपको भी जान के काफ़ी दुख होगा। बहुत सारे लोग, कोई गुजरात से गया बिहार में पेपर देने के लिए, कोई पंजाब से गया। अब ऐसी सिचुएशन में देखो स्टेशन पे भी रात गुजारनी पड़ी। पेपर भी अच्छा हुआ, लेकिन 3 घंटे बाद पता लगता है पेपर कैंसिल हो गया। तो सोच के देखिए क्या बीतती होगी ऐसे एस्पायरेंट्स पर। बहुत सारे तो देखो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इवन इस साल यूपीएससी तक के लिए ब्रेक लिया है और पूरा जोर शोर से बीपीएससी की तैयारी की होगी, लेकिन पेपर लीक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। खैर इस आर्टिकल में तो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर लीक की बात की जा रही है। जैसे नेट का हिंदी एग्जामिनेशन लीक हो गया, और सेंटर्स पे कई तो ऑपरेटर ऐसे थे, मतलब संचालक ऐसे थे सेंटर पे, वो सीधा पैसे मांग रहे थे कि 3 लाख रुपए दे दो, हम आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा देंगे। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपना जो एग्ज़ाम है बीकॉम का, बीए का, पेपर लीक के बाद में रीशेड्यूल किया। इसके बाद बात की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। देखो राइटर ये बोलते हैं आज़ादी से पहले हमारे देश के ना बहुत सारे कॉलेज हब थे आज़ादी का। जैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज दिल्ली में,
ये इनाग्रेट किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर था। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट होती थी और बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स ने यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वो रास बिहारी बोस और लाला हरदयाल के डिफेंस में भी लगे हुए थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज से आज़ादी के समय जो लोग यहाँ से वहाँ आए थे ना, मतलब पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उनको सेटल डाउन करवाने में मदद की। चेन्नई का क्वीन मैरी कॉलेज है, इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दिल्ली में JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने अन्ना हजारे के द्वारा चलाई गई एंटी करप्शन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन आज के समय में ना यूनिवर्सिटीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। स्टूडेंट्स के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन पर ना टॉलरेंस काफ़ी कम हो गई है। पुलिस जैसे ही कोई प्रोटेस्ट होता है, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। तो ये सब चीज़ें ना यूनिवर्सिटीज़ के फलने और फूलने के लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ आज के समय में देश में काफ़ी तरह के मल्टीपल क्राइसिस से जूझ रही हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है। इसके बाद बात की जाती है डिसइन्वेस्टमेंट की। देखो, काफ़ी सारे जैसे ही सरकार ने एयर इंडिया को बेचा ना, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए जिसमें यह कहा गया कि यह बिल्कुल सही फैसला है। एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, सरकार का बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं है, यानी सरकार का बिजनेस में कोई काम नहीं है। सरकार का काम है गवर्नेंस चलाना, उनका काम बिजनेस करना नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल दिए जाते हैं शुरुआत में सिंगापुर और चाइना की सरकारी कंपनीज के। सिंगापुर सरकार की एक आर्म है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। अब ये जो सिंगापुर के सरकार की ब्रांच है ना, इन्वेस्टमेंट करती हैं अलग अलग चीज़ों में। इवन इंडिया में इस कंपनी के नाम जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है ना, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की कर रखी है। यूं कहें सिंपली, शेयर जो है ना, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में, उसमें अगर ये अपने शेयर्स निकालें तो उनकी वैल्यूएशन निकलेगी 1 लाख करोड़ के आसपास। इसके अलावा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ना सिंगापुर के सरकारी कंपनी की, वो है 55 लाख करोड़ GIC इन्वेस्टमेंट। ये पूरे वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट फंड है। वेल्थ मैनेजमेंट फंड वो होते हैं जो वेल्थ को मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों में, ताकि उन पे प्रॉफिट कमाया जा सके। अब देखो, सिंगापुर की सरकार का ये जो GIC इन्वेस्टमेंट है ना, इन्होंने पैसा डबल कर लिया है पिछले 20 सालों में। अब इसी पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है सिंगापुर के लोगों की वेलफेयर के लिए। उसी प्रकार से सिंगापुर सरकार का एक और भी फंड है, यहाँ पर देखिए, टेमेस्क होल्डिंग्स। इनकी इन्वेस्टमेंट है टोटल 22 लाख करोड़। इंडिया से कंपेयर करें तो इंडियन गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर 2022-23 के लिए कुल है 39.45 लाख करोड़। सिंगापुर की जो सरकार की इन्वेस्टमेंट है ना, वो कई गुना ज़्यादा है इंडिया के एक्सपेंडिचर से। चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। जैसे देखो, चाइना में म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ हेफेई, इन्होंने नियो कोर बिजनेस में 17% की हिस्सेदारी खरीदी $787 मिलियन में, और बाद में इसे बेच दिया। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 5.5 टाइम्स। 2017 तक वो कंपनीज जिनका मालिकाना हक चाइना की सरकार के पास है ना, इन्होंने ऐसी कंपनीज ने 67.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है ओवरसीज कंपनी में, यानी विदेशी कंपनीज में, जो कि देखो इंडिया की GDP का 27% है। अब देखो, इस सारे डेटा से क्या सीखने को मिलता है। जहां एक तरफ देखो सिंगापुर और चाइना में सरकारी कंपनीज है ना, वो बल्कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं दूसरी कंपनीज में। हमारे देश में हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। सरकार उन कंपनीज में भी हिस्सेदारी बेच रही है जो इवन प्रॉफिटेबल हैं, जैसे नवरत्न है। जो नवरत्न PSUs है ना, वो तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उनको भी बेचा जा रहा है। चाइना में एक कंपनी, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इनके पास एसेट है $600 बिलियन के। अब देखो, ये जो कंपनी है ना, अपने इतनी बड़ी वैल्यूएशन है, इसका इस्तेमाल कर रही है ग्लोबल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। जब किसी देश की सरकारी कंपनी इतना बड़ा हो जाती है तो उसका क्लाउट इंक्रीज हो जाता है, उस कंपनी की वजह से देश का क्लाउट भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सरकार तो सरकारी कंपनीज को बड़ा होने ही नहीं दे रही है, उससे पहले बेच देती है। ये तो वही बात हो गई। इन PSU से ना सरकार को बहुत डिविडेंड मिलता है, जैसे 50,000 करोड़ का डिविडेंड मिला। अब देखो, ये एक ऐसी मुर्गी है, PSUs ऐसी मुर्गी हैं जो रेगुलर बेसिस पे अंडा देती हैं डिविडेंड की फॉर्म में। लेकिन सरकार इन PSUs को बेच के एक ही बार में सारे अंडे निकालना चाहती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, सरकार को नुकसान हो जाएगा।
सरकार ना वेस्टर्न फिलोसफी में बिलीव करती है। जैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनका आमतौर पर तर्क रहता है कि सरकार का बिजनेस में कोई काम नहीं है। ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाइना, सिंगापुर। तो राइटर कहते हैं हमें वेस्टर्न कंट्रीज के तर्कों में नहीं फंसना चाहिए। जैसे देखो, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए ना, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में आए थे, तो उसमें आईएमएफ ने एक बात बोली थी कि आप प्राइवेटाइजेशन कर दो, क्योंकि आपके जो सरकारी कंपनीज हैं ना, पीएसयूज हैं, बहुत घाटे से गुजर रहे हैं, तो आप उनका प्राइवेटाइज कर दो। और आईएमएफ में आपको पता है वेस्ट का डोमिनेंस है। तो राइटर कहते हैं वेस्ट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अगर देखो कोई पीएसयू अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्यों बेचा जाए? जो अगर देखो नुकसान कर रहा है तो उसको तो बेच दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एयर इंडिया। लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं ना, उनको नहीं बेचना चाहिए सरकार को, उनको बल्कि और बड़ा बनाना चाहिए, उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। वो जितना बड़ा होंगे उतना ज़्यादा वो इन्वेस्ट भी करेंगे, उनको ऑटोनॉमी अगर दी जाएगी, वही इन्वेस्टमेंट फिर सरकार को पैसा कमा के देगी। अब देखो, मार्केट से जब पैसा कमाया जा सकता है तो फिर सरकार क्यों नहीं कमा लेती पब्लिक के वेलफेयर के लिए? इसके लिए देखो, सरकार को ना मार्केट में मौजूद टैलेंट को हायर करना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे वेल्थ मैनेजर्स हैं हमारे देश में, उनकी एडवाइस सरकार ले कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। जब जब देखो सरकार बाहर से मार्केट से टैलेंट को यूटिलाइज करती है ना, सरकार को फायदा होता है। जैसे आप देखिए, आधार देखिए आप, नंदन नीलेकनी, ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, कितना फायदा हुआ सरकार को। और भी मतलब बहुत सारे अनेकों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मार्केट में मौजूद टैलेंट का अगर यूटिलाइज सरकार करती है ना, तो सरकार को इससे काफी फायदा होता है। लास्ट में राइटर कहते हैं अब देखो, सरकार को ना उस मानसिकता से ऊपर आना चाहिए कि सिर्फ टैक्स से पैसा कमाया जा सकता है, और बहुत सारी चीजों से पैसा कमाया जा सकता है, जैसे मार्केट से, वेल्थ मैनेजमेंट, डिविडेंड। वही बात, अगर मार्केट से प्राइवेट लोग यानी प्राइवेट कंपनीज पैसा कमा सकती हैं तो सरकार क्यों नहीं कमा सकती? और देखो, पहले ना वेल्थ हुआ करती थी लैंड में, लैंड की बहुत कीमत हुआ करती थी, फिर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ गई, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन आज के समय में ना जो वैल्यू है ना, वो नॉलेज इकोनॉमी की है। नॉलेज इकोनॉमी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो रिसर्च, टेक्निकल सपोर्ट, कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन, इनकी वजह से जब ग्रोथ होती है ना, तो आप बोल सकते हो कि देश की जो इकोनॉमी है वो नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।